स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी को ये बताना चाहूंगा कि ये सीरीज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट एपिसोड भी एक दो दिन में आ जाएगा, तो फिर तुम्हें किसी और के चैनल पर जाकर इस सीरीज को ढूंढने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी लोग मुझे सपोर्ट करोगे। इसके अलावा ये सीरीज भाई सच में काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे ऐसी सीरीज काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें भी पसंद आएगी। तो फिर मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना, तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा घायल, कमजोर और बेबस मेन कैरेक्टर, जिसकी पूरी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा था। तभी एक लड़की उससे बोलती है, फेलियर, आखिरकार तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो जल्दी करो, लॉर्ड आर्थर की बॉडी से कल्ज को चोरी करो। उसकी बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, मैं अपनी लिमिट पर पहुंच चुका हूँ, मैं खुद को इससे ज्यादा पुश नहीं कर सकता। फिर वो बोलता है, बस थोड़ी देर रुको, मैं अभी उस कल्ज को चोरी करता हूँ। फिर इसके बाद अपने पावर का यूज करते हुए वो हमें बताता है कि मेरा नाम है क्रॉस वालहेम, मैं एक फेलियर हूँ जिसका जन्म इस कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में हुआ था, और मेरे पास एक स्किल है जिसका नाम है ब्लैक हुड। इसका यूज करते हुए मैं किसी के भी कल्ज को चोरी कर सकता हूँ, और मैं वही पर्सन हूँ जिसे ब्लू स्काई जनरेशन के लोगों में से एक बनाया गया। और हाँ, ब्लू स्काई जनरेशन ये इसी पार्टी का नाम है जिसके अंदर फिलहाल हमारा मेन कैरेक्टर मौजूद है। और इस पार्टी के अंदर वही हीरोज हैं जो इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से बचाएंगे, मतलब सभी को तो ऐसा ही लगता है। कल्ज को चोरी करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर खून खास रहा था। हालांकि अगर उसके टीममेट की बात करें तो उनमें से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। वो सभी लोग आर्थर से बोल रहे थे, लॉर्ड आर्थर मेरे पास एक पोशन है, आप इसे पी लीजिए। फिर इसके बाद आर्थर हवा में देखता है, तब उसे दिखाई देता है द ब्लू नाइट ऑफ द डेथ, यानी एक मॉन्स्टर जिसका पावर लेवल बहुत ही ज्यादा है और इसके अटैक से बचकर इसे डिफीट कर पाना बहुत ही मुश्किल। वो अपने फायरबॉल से अटैक करता है, जिसकी वजह से लगभग आधा ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुका था। इस मॉन्स्टर को देखकर आर्थर कांपते हुए बोल रहा था, द ब्लू नाइट ऑफ द डेथ, आखिर हम इतने कम लोग इस मॉन्स्टर को डिफीट कैसे कर पाएंगे? इसी घबराहट के अंदर वो अपने स्वॉर्ड को जमीन पर फेंकते हुए बोलता है, नहीं, कभी नहीं, हम कभी भी इस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकते। वो सभी लड़कियों को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, सभी लोग जल्दी करो, मेरे पास आ जाओ। उसकी बात को सुनने के साथ ही सभी लड़कियां जाकर आर्थर से चिपक जाती है, और यहाँ पर किसी को भी हमारे मेन कैरेक्टर की परवाह नहीं थी। क्रॉस कांपते हुए बोलता है, आर्थर आखिर तुम सभी लोग वहाँ पर कर क्या रहे हो? आर्थर बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अब इस खंडहर भरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं बचा सकता हूँ। उसकी बातों को सुनकर क्रॉस अपना दांत पीसते हुए बोलता है, तो फिर क्या इसका मतलब तुम हार मान लोगे? क्या तुम बस इतना ही करने वाले थे? तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफी सारे लोगों ने अपनी जान दी, क्या उनकी जान का कोई भी मतलब नहीं? क्या उनका सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ लड़कियां हैं? क्रॉस की बात को सुनकर उनमें से एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, क्रॉस अपनी बकवास बंद करो, इस वर्ल्ड को बचाने के लिए आर्थर ने अपनी पूरी कोशिश की, तुम इस बारे में बात ना करो तो ही अच्छा होगा। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कल चोरी करने के अलावा और कुछ भी नहीं करता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्थर को लेक्चर देने की? उसकी बात को सुनकर क्रॉस थोड़ा पागलपन के अंदाज में बोलता है, क्या कचड़ा, तो तुम मुझे इस तरह से देखते हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर्सन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे सेवियर के लिए तुम ऐसे वर्ड का यूज करोगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये एबिलिटी नहीं होती तो तुम में से कोई कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अगर तुम सभी को याद नहीं है तो फिर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहले अबेला तुमसे शुरू करते हैं। इस रेड हेयर वाली लड़की का नाम है अबेला, जो की एक रेड विच है। क्रॉस बोलता है, अगर तुम बोल नहीं सकती तो शायद तुम कभी भी अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाती। तुमने कई बार मुझसे इस चीज की भीख मांगी है कि मैं तुम्हारे कर्ज को हटा दूं। तुम्हारे कर्ज को हटाने के बाद जब मैं दर्द में चीख रहा था उस समय तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तब भी और अब भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदली। दूसरों को देखने का रवैया तुम्हारा बिल्कुल ही पहले जैसा है। और हाँ, अगर तुम्हारी बात करें एम्पायर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेयर वुमेन मेरी डियाना, एक इंपीरियल नाइट, तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं, तुम जो कुछ भी करती हो बिना सोचे समझे। तुम हर तरह के कर्ज का शिकार बन चुकी हो, और इसके बाद तुम रोते हुए मेरे पास आती हो ताकि मैं तुम्हारे कर्ज को हटा दूं। और हाँ प्रिंसेस, तुम एक बार फिर से देखो, जिसे तुम कचड़ा कहती हो उसने तुम्हें बचाने के चक्कर में अपनी एक आंख गवा दी। क्या तुम्हें कभी अंदाजा हुआ कि ये सब करने के बाद मुझे कैसा लग रहा था? इस लड़की का नाम है सिग्रून एफानिया, एफानिया एम्पायर की थर्ड प्रिंसेस। क्रॉस बताता है कि भले ही एकेडमी के अंदर स्टोलन किंगडम फैक्शन में होने की वजह से तुमने मुझे परेशान किया, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर कई सारे एहसान किए, कम से कम तुम्हें अब तो बदल जाना चाहिए था। वहाँ पर हर कोई इस बात को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहा था कि मैं विल्हेम के नाम पर कलंक हूँ। मैंने अपनी फैमिली का नाम बर्बाद कर दिया, सब कुछ सहा और तुम्हारी आंखों को भी ठीक कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था तुम ब्लू स्काई जनरेशन की एक ऐसी पर्सन हो जो आगे चलकर इस वर्ल्ड को बचाएगी, और मैं जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं, अपनी फैमिली के ऊपर एक कलंक और एक फेलियर भी। मेरे अंदर फाइटिंग का कोई भी टैलेंट नहीं था, इसी वजह से मैं तुम सभी को फॉलो करता रहा, क्या ये सब देखने के लिए। इसके अलावा आर्थर, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम इन सभी बास्टर्ड को लीड करके पूरे के पूरे वर्ल्ड को बचाओगे, क्योंकि तुम ब्लू स्काई ऑर्गेनाइजेशन के फ्रंट पर थे। यही रीजन था जिसकी वजह से मैं
मैं तुम्हारे साथ आया और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आया, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी तुम इतनी आसानी से हार मानकर इन सभी चीजों को छोड़ दोगे। क्रॉस की इन सारी बातों को सुनकर आर्थर बोलता है तुम्हारे लिए ये सब बातें करना ठीक है, जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिसे मैं बचा सकूं, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं शुरू से शुरू करूंगा। उसकी बात को सुनकर क्रॉस हैरान होते हुए बोलता है क्या शुरू से शुरू करना, आखिर इसका मतलब क्या है? आर्थर बताता है ये पहली बार नहीं है जब मैंने इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास है एक स्किल जिसका नाम है रिग्रेशन। रिग्रेशन स्किल का नाम सुनकर हमारा क्रॉस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। वो आगे बताता है क्योंकि इस बार मैंने मेमोरी इनहेरिटेंस टेक्निक को भी सीख लिया तो मैं इन तीनों को भी अपने साथ ले जा सकता हूँ। ऑफ कोर्स इनकी बॉडी नहीं जाएगी तो इनकी मेमोरी। क्रॉस सोचता है अगर ये सभी लोग शुरू से शुरू करने वाले हैं इसका मतलब इनके पास पुराना एक्सपीरियंस भी होगा। वो बोलता है अगर तुम्हारे पास तुम्हारी मेमोरी होगी तो फिर शायद तुम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होने से बचा सको। आर्थर बोलता है हाँ बिल्कुल इसका यही मतलब है, अब मैं इन तीनों के साथ सब कुछ शुरू से शुरू करने जा रहा हूँ। उसकी इस बात को सुनकर कि वो तीनों के साथ जा रहा है क्रॉस थोड़ा हैरान हो गया था। आखिर मेरे बारे में क्या? उसकी बात को सुनकर आर्थर पहले की स्माइल करता है और फिर हंसते हुए बोलता है हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। उसकी ये बात एक तीर की तरह हमारे मेन कैरेक्टर से चुभ गई थी जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह खामोश हो जाता है। आर्थर बोलता है देखो अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारे पास एक स्किल है जिसका नाम है ब्लैक हुड। ये स्किल काफी यूजफुल है क्योंकि इसका यूज करते हुए तुम कल्ट को चोरी कर सकते हो, यही रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें अपने साथ रखा, वरना अगर ऐसी बात नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें अपने साथ नहीं रखता। इसके अलावा और अगर मैं तुम्हें यहीं पर छोड़ दूं तो तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसका मतलब है तुम मर जाओगे और दूसरे वर्ल्ड के अंदर जब मैं तुमसे मिलूंगा उस समय तुम्हारे पास एक अच्छी मेमोरी होगी, हमारे लिए कोई भी नफरत नहीं। इस बात को सुनकर क्रॉस रोते हुए सोच रहा था इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए बस एक पपेट हूँ जिसे तुमने यूज करके छोड़ दिया, तुम्हारा इरादा कभी भी मुझे अपने साथ रखने का था ही नहीं। आर्थर बोलता है अरे चिंता मत करो मैं तुम्हारा अगले जन्म में भी अच्छे से यूज करूंगा और उसके बाद भी। तो फिर चलो मैं चलता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे क्रॉस, बाय बाय। यहाँ पर क्रॉस उसे रोकने का ट्राई करता है लेकिन जब वो नहीं रुकता तब क्रॉस सोचता है मुझे शुरू से यही लग रहा था। आर्थर आखिरकार तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब तुम सभी ने मुझे पीछे छोड़ा था उस समय मैंने सोचा अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो शायद तुम सभी लोग मुझे लेकर आगे बढ़ोगे, लेकिन अगर तुम सभी लोग सच में मुझे अपना टीममेट मानते तो तुम कभी भी मुझे पीछे नहीं छोड़ते। वो चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड प्लीज रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन आर्थर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, वो तो बस हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। क्रॉस सोचता है मेरा कॉन्फिडेंस वो अब धीरे धीरे गायब हो रहा है, ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं यूं ही नहीं मर सकता, मुझे कुछ तो करना होगा। फिर इसके बाद वो हमें अपनी एबिलिटी ब्लैकवुड के बारे में कुछ और बातें बताता है, जैसे कि उसकी एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कर्ज को नहीं बल्कि स्किल को भी चोरी कर सकती है, और ऑफ कोर्स ये कर्ज को चुराने जितना सिंपल नहीं, इस वजह से उसने आज से पहले कभी भी इसका यूज नहीं किया। लेकिन क्रॉस यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो एक बार अपनी स्किल का यूज करेगा, इसी के साथ वो यूज करता है अपनी स्किल ब्लैकवुड। वही उसके सामने आर्थर जो अपने रिग्रेस स्किल का यूज कर रहा था और यहाँ से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था, तभी उसके पास हमारे क्रॉस का कर्ज हैंड पहुंच जाता है जो कि उसके स्किल को चुराने के लिए तैयार था। इसे देखने के साथ ही हमारा क्रॉस भी एक स्माइल करता है और फिर इसके बाद अपने स्किल ब्लैकवुड को एक्टिवेट कर देता है। इस स्किल को एक्टिवेट करने के बाद क्रॉस बोल रहा था आर्थर अब तुम नहीं बचने वाले। आर्थर बोलता है क्रॉस सच में तुमने अभी तक हार नहीं मानी। क्रॉस बोलता है आर्थर तुमने बहुत बार डिस्ट्रक्शन को एक्सपीरियंस किया होगा और हर बार तुमने यूं ही मुझे मरता हुआ छोड़ दिया होगा, क्योंकि मैं बेकार हूँ और मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने कितनी बार मेरा यूज किया होगा, लेकिन अब टाइम आ चुका है और अब हारने की बारी तुम्हारी है। क्रॉस के बात को सुनकर आर्थर स्माइल करते हुए बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पागल हो गए हो। इसी के साथ हमारा क्रॉस एक स्माइल करता है और हम देखते हैं उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट बाहर निकल रही थी। वो ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है मे भी ये हो सकता है कि मैं पागल हो गया हूँ। हम आर्थर के ऊपर देखते हैं उसी ब्लू नाइट ऑफ द डेथ को जो कि इन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार था। क्रॉस बोलता है देखो ये वर्ल्ड एक बार फिर डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन इस बार तुम्हारे साथ। उस मॉन्स्टर को देखने के बाद आर्थर काफी ज्यादा घबरा चुका था क्योंकि उसकी स्किल काम नहीं कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा क्रॉस मरते हुए बोल रहा था अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर एक ह्यूमन की तरह फाइट करो। इसी के साथ वो मॉन्स्टर इन सभी के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। और सबसे लास्ट में हमें क्रॉस की आवाज सुनाई जाती है जो बोल रहा था मैं अगले वर्ल्ड को बचाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं एक बच्चे को जिसकी आंखें बंद थी, वो अचानक से चौंक कर अपनी आंख खोलता है और फिर अचानक से चिल्लाते हुए उठता है कि रुको आखिरकार मैं कहाँ हूँ। ऑफ कोर्स ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा क्रॉस है। वो बोल रहा था रुको क्या ये वही घर नहीं जहाँ पर मैं बचपन में रहा करता था। हमें बताया जाता है क्रॉस विलियम एज 13 साल। रिग्रेशन पूरा हुआ।
फिर इसके बाद हमें बताया जाता है वर्ल्ड इरोजन के बारे में। इसके अंदर जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे डायमेंशन की वजह से धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। इस इरोजन की वजह से वर्ल्ड का एनवायरनमेंट भी चेंज होता है और इसकी वजह से यहाँ पर दूसरे डायमेंशन के मॉन्स्टर भी आने लगते हैं। उनमें से कुछ मॉन्स्टर ऐसे होते हैं जो कि दिखने में ह्यूमन की तरह होते हैं और उन्हीं को कहा जाता है वर्ल्ड इरोजन। जब ये सभी मॉन्स्टर अर्थ पर आते हैं उस समय लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट बैक करते हैं और उन्हें कहा जाता है द ब्लू स्काई जनरेशन। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मेरे पास एक बेकार सी स्किल थी जिसका यूज करते हुए मैं कर्ज को चोरी कर सकता था और इसके बाद मैंने भी अजरे स्काई जनरेशन को ज्वाइन कर लिया, मतलब वही ब्लू जनरेशन। मुझे हर तरफ से निशाना बनाया गया और आखिरकार मुझे मेरे साथियों ने भी बिट्रे कर दिया। क्रॉस वेलहेम, सच में तुम्हारी पास्ट लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार थी। हम वापस से प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा क्रॉस अभी भी काफी हैरान था। वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है रुको, क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर इसके बाद वो अपने रूम को देखते हुए बोलता है रुको, आखिर ये प्लेस कौन सा है? क्या ये मेरा रूम है? वो याद करता है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे कि समर आ गया। वो बोलता है अगर मैं अजरे पाइन मैनर के अंदर हूँ इसका मतलब मैं उस टाइम पर वापस आया हूँ जब मैं एक बच्चा हुआ करता था। इसका मतलब ब्लैकवुड का यूज करते हुए वो आखिरी दांव जो मैंने खेला था वो काम कर गया। मैंने सच में रिग्रेशन के स्किल को चोरी कर लिया। फाइनली मैंने ये कर लिया। ये बोलने के अगले ही पल हमारा क्रॉस किसी चीज को याद करते हुए थोड़ा हैरान हो जाता है। वो सोचता है कैसे आखिरकार मैंने उस स्किल को चोरी कैसे किया। वो हमें बताता है कि ब्लैकवुड एक ऐसा स्किल है जिसे मैं फ्रीली यूज कर सकता हूँ, इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ी खामी है, अगर मैं किसी के स्किल को चुराना चाहता हूँ तो फिर मुझे उसके कंडीशन को फुलफिल करना होगा। एक ताले को खोलने के बराबर कर्ज को मैं बहुत ही आसानी से चोरी कर सकता हूँ लेकिन स्किल को नहीं। अगर ओनर के लिए उसकी कर्ज या फिर उसका स्किल वैल्यूबल है तो फिर मैं उसे चोरी नहीं कर सकता। मैं बहुत ही आसानी से केवल उन्हीं चीजों को उठा सकता हूँ जो कि उनके लिए काम की नहीं या फिर वो उसे पसंद नहीं करते। अगर ओनर किसी चीज को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देता है तो फिर कुछ भी करके मैं उसे चोरी नहीं कर सकता, भले ही वो कर्ज ही क्यों ना हो। और इसी वजह से जब मैं स्किल को चुराने का ट्राई करता हूँ तब मैं फेल हो जाता हूँ क्योंकि सभी के लिए उनकी स्किल वैल्यूबल होती है। इसलिए मैंने कभी भी अपने इस स्किल का यूज आर्थर या फिर उसके टीममेट के ऊपर नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था उनके लिए उनकी स्किल मायने रखती है। और अगर ऐसा होता तो फिर मैं कभी भी आर्थर के स्किल को चोरी नहीं कर पाता। आर्थर आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे? मैंने उस समय जब तुम्हारे ऊपर ब्लैकवुड का यूज किया तब मेरे सामने कोई भी ताला नहीं आया और ना ही कोई कंडीशन जिसे मैं पूरा करके स्किल को ले सकूं। अगर ऐसी बात है तो फिर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम हमेशा से अपनी उस स्किल को छोड़ना चाहते थे? लेकिन क्यों? मैं जिस आर्थर को जानता था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आखिर उसने अपनी स्किल रिग्रेशन को छोड़ने का फैसला क्यों लिया? अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मैं कभी कभी जब आर्थर को देखता था उस समय उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो जस्ट अभी अभी अपने काम को पूरा करके आया है। हाँ मैं समझ गया, वो बार बार रिग्रेस होता था और हर बार उसी चीज को दोहराता था। इन सब चीजों की वजह से वो अपने मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाया और इस वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई। शायद यही रीजन है जिसकी वजह से आर्थर अपने स्किल को स्किल नहीं बल्कि एक कर्ज मानता था और इसी वजह से शायद लास्ट में उसने ये डिसाइड किया कि वो उन तीनों को भी उनकी मेमोरी के साथ अपने साथ ले जाएगा। लेकिन क्यों? आखिरकार उसने बस उन तीनों को ही अपने साथ ले जाने का फैसला क्यों लिया? उन तीनों ने मुझे वहाँ पर अकेला छोड़ दिया मरने के लिए और उसी समय मैंने अपने स्किल का यूज करते हुए उसके स्किल को चोरी कर लिया। तो इसका मतलब आर्थर ने अपनी स्किल को खो दिया और वो उसी वर्ल्ड के अंदर फंस गया। वेल अगर मैं सभी चीजें अच्छे सोचूं तो डेथ नाइट के अटैक के बाद मुझे यकीन है ये सभी लोग मर गए होंगे। तो फिर इसका मतलब आर्थर मैंने तुम्हारे उस स्किल को चोरी कर लिया जिसे तुम हमेशा से छोड़ना चाहते थे। तुम्हें इसके लिए मेरा धन्यवाद कहना चाहिए। वेल अगर ऐसी बात है तो फिर इसका मतलब अब मैं तुमसे उन सभी चीजों का बदला ले सकता हूँ। तुमने हमेशा मुझे अपनी पार्टी से बाहर रखा, मैंने तुम सभी के कर्ज को हटाया, इसके बावजूद तुमने कभी भी मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तुमने कभी भी मेरी परवाह नहीं की और मैं हमेशा बस एक कुत्ते की तरह जिंदगी को जीता रहा। मैंने तुम सभी को अच्छे से ट्रीट किया लेकिन तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी। सच में तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अजरे पाइन मैनर के हॉलवे का सीन देखते हैं। हॉलवे के अंदर हमारा क्रॉस आईने में खुद को देखते हुए सोच रहा था। तो आईने में मेरा चेहरा ऐसा दिखता है, थोड़ा छोटा। शायद ये 10 साल के बाद का सीन होगा। इस समय मेरी हाइट बहुत ही ज्यादा छोटी है और मेरे पास बिल्कुल भी मसल नहीं। शायद मेरी बॉडी उस चीज का रिजल्ट है क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी शॉट को प्रैक्टिस नहीं किया। स्ट्रालोन किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल फैमिली वेलहेम फैमिली, मैं इसके अंदर सर्वाइव करने का ट्राई करूंगा। फिलहाल मैं अजूरे पाइन मैनर के अंदर हूँ। इसका मतलब ये उस सेरेमनी के बाद का टाइम है। फिर इसके बाद हमें वेलहेम फैमिली की सेरेमनी के बारे में बताया जाता है। ये वो सेरेमनी है जहाँ पर गॉड तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बदले में तुम्हें मिलेंगी स्किल्स। ये तुम्हारे पावर के ऊपर रिलाई करेगा। अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर एक्सीलेंट है इसका मतलब तुम्हारे गॉड की रैंक हाई होगी। विलहेम फैमिली के अंदर डायरेक्ट ब्लड लाइन को हमेशा से ट्रेजर माना जाता है लेकिन मैं एक फेलियर हूँ। पैदा होने के साथ ही मेरे पास ना ही कोई स्किल है और ना ही कोई टैलेंट। इस वजह से किसी गॉड ने मुझे चूज भी नहीं किया। इन चीजों के बाद मुझे मेन हाउस से बाहर निकालकर
कर अजूरे पाइन मैनर के अंदर भेज दिया गया। और ऑफ कोर्स इस मैनर के अंदर जो लोग आते हैं वो होते हैं फेलियर। फिलहाल तो मैं एक लौता विलेम फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर हूँ, जिसे कि इस वर्ल्ड के एंड के बारे में पता है और इस डिस्ट्रक्शन को, जिसे कि ब्लू स्काई जनरेशन भी नहीं रोक पाई थी, लेकिन मैं इसे रोक सकता हूँ और मैं इसे रोकने का पूरा ट्राई करूंगा। भला ही मुझे इस वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के बारे में सब कुछ क्यों ना पता हो, लेकिन मैं शिकायत का मौका दिए बगैर इसे रोकने का ट्राई करूंगा। मैं इसे रोकूंगा नहीं, बल्कि मुझे इसे रोकना ही होगा। मैं बचाऊंगा इस वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि मेरे पास इसे रोकने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं। और इसे रोकने का पहला कदम मेरा यहाँ से शुरू होता है। क्रॉस जब ये सब बातें सोच रहा था, तब ये बटलर उसके पास आते हुए बोलता है, यंग मास्टर तो आप यहाँ पर हैं। इस बटलर को देखने के साथ ही क्रॉस सोचता है, एरियोड तो इसका मतलब तुम अभी भी जिंदा हो। एरियोड पूछता है, यंग मास्टर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और हाँ, एरियोड इस अजूरे पाइन मैनर का इकलौता बटलर है। क्रॉस खुश होते हुए उससे बोलता है, एरियोड। एरियोड बोलता है, हाँ यंग मास्टर बताइए। क्रॉस हमें एरियोड के बारे में बताता है कि एरियोड इकलौता ऐसा पर्सन है जिसने मुझ जैसे फेलियर की देखभाल की। लेकिन क्रॉस बोलता है, आखिर वो पॉइजन जो मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए तुम्हें दिया था, आखिर तुम उसका यूज कब करने के बारे में सोच रहे हो? क्रॉस हमें बताता है कि मेरे भाई ने इन्हें एक पॉइजन दिया है ताकि वो इसका यूज करते हुए मुझे मार सकें। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक लड़की का सीन जो काफी स्पीड के साथ अपने से बड़े बड़े लोगों को काफी आसानी से डिफीट कर रही थी। और हाँ, वो सभी लोग इस लड़की के पावर लेवल के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। जो लोग इस फाइट को देख रहे थे वो बोलते हैं ये भी बस 15 साल की है, लेकिन इसके बावजूद वो एक नाइट को अपने उंगली से ही डिफीट कर सकती है। अलियस शॉर्ट सेंट ये उस नाम के लायक है। हम देखते हैं अलियस को, जिसे इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो ये फाइट बोरिंग लग रही थी। और हाँ, अलियस शॉर्ट सेंट ये इसका टाइटल है, इसका नाम है शार्लेट वेलहेम, क्रॉस की बड़ी बहन, मतलब सौतेली बड़ी बहन। सभी लोग बातें कर रहे थे कि इस जैसा टैलेंट 1000 साल में कहीं एक बार आता है। मैन फैमिली को भी इससे कई सारी उम्मीदें हैं। इसकी बदौलत अब वेलहेम फैमिली को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर हम देखते हैं एक और लड़के को, जिसे कि इन सभी की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका नाम है बेरोकिन विलियम, जो कि हमारे क्रॉस का बड़ा सौतेला भाई है। सभी की बातों को सुनने के बाद बेरोकिन गुस्से में बोलता है, मैं उसके पूरे के पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसकी मॉम के रहते हुए शार्लेट को मारना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं उस फेलियर की बात करूं तो मुझे लगता है उसे मारने के साथ ही मुझे अपने मिशन को शुरू करना चाहिए। बेरोकिन के सामने हमें दिखाए जाते हैं एरियोड। बेरोकिन उनसे बोलता है, एरियोड मुझे लगता है तुम उस वजह से परेशान हो क्योंकि क्रॉस की वजह से तुम्हें कोई भी अचीवमेंट नहीं मिल रहा। और हाँ, ये सब थोड़ा पास्ट का सीन है। यहाँ पर एरियोड उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। वो उन्हें एक बोतल देते हुए बोलता है कि अगर तुम इस बोतल की एक बूंद भी उसे पिला पाओ तो फिर मैं तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए तैयार हूँ, उसे कुछ भी नहीं होगा। उसकी बात को सुनकर एरियोड बोलते हैं, यंग मास्टर क्रॉस वो एक ऐसे पर्सन है जिसे मैंने अपने बेटे की तरह पाला है, इस वजह से मैं यंग मास्टर के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बेरोकिंग बोलता है, एरियोड क्या तुम सच में यही चाहते हो कि मैं वो करूँ? मुझे लगता है उस फेलियर के सामने तुम्हें अपनी सगी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं। उसकी इस बात को सुनकर एरियोड अपना दांत पीसते हुए बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है ब्लड। और हाँ, ये ब्लड क्रॉस का नहीं बल्कि एरियोड का था। और ये क्रॉस की पास्ट मेमोरी है, मतलब पास्ट लाइफ के अंदर उसके साथ यही हुआ था। एरियोड बोलता है, यंग मास्टर मुझे माफ करिए, आप मेरे बेटे की तरह बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा अनमोल हैं, लेकिन आखिर मैंने आपके साथ ये क्या किया? ये बोलने के साथ ही उसका हाथ जमीन पर गिरता है और इसी के साथ एरियोड मर चुका था। मतलब पास्ट लाइफ के अंदर एरियोड के साथ वही हुआ था, उसने वो पॉइजन क्रॉस को नहीं दिया बल्कि उसे खुद खा लिया। फिर हम वापस से पॉइजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एरियोड बोल रहा था कि आखिरकार तुम वो पॉइजन कब यूज करने के बारे में सोच रहे हो? क्रॉस की बात को सुनकर एरियोड बोलता है, क्या पॉइजन? आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं। क्रॉस बोलता है, देखो तुम्हें जानबूझकर इस तरह से एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। मुझे पता है अपनी बेटी की वजह से तुमने मुझ जैसे एक फेलियर को मारने का डिसीजन लिया था। आखिर तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता नहीं? खैर, अगर तुम ऐसा दिखाना चाहते हो कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता तो फिर मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगा। अगर मैं शुरू से एक फेलियर नहीं होता तो शायद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो तुम्हें इस तरह का काम दे सके। क्रॉस की बात को सुनकर बटलर सोच रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है अगर पहले वाले यंग मास्टर को पॉइजन के बारे में पता चलता तो फिर वो चिल्लाते या फिर मुझे ब्लेम करते, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वो गुस्सा होकर रोने लगते। लेकिन फिलहाल जो यंग मास्टर मेरे सामने खड़े हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि यंग मास्टर क्रॉस बदल चुके हैं। क्रॉस उनसे बोलता है, वैसे इन सब बातों को छोड़ो और मुझे फॉलो करो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन। और इसी लाइब्रेरी के अंदर एरियोड और क्रॉस आए हुए थे। एरियोड तो लाइब्रेरी को देखते हुए सोचता है कि आखिरकार यंग मास्टर ने पढ़ाई के बारे में क्यों सोचा। वहीं दूसरी तरफ हमारा क्रॉस जो अच्छे से एक वॉल को चेक करने के बाद बोलता है, एरियोड इसे कट कर दो। तुम वेलहेम फैमिली ड्यूकल हाउस के एक बटलर हो तो फिर मुझे उम्मीद है ये तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए। एरियोड बोलता है, ऑफ कोर्स ये मेरे लिए आसान है। ये बोलने के बाद वो थोड़ा पीछे हटता है, अच्छे से एक स्टांस लेता है। फिर इसके बाद अपने ओरा को रिलीज करते हुए धीरे से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपने सामने एक स्विंग लगाता है। उसका अटैक लगने के साथ ही ये वॉल टूट जाती
जाती है और हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक सीक्रेट पैसेज। इस पैसेज को देखते हुए एरियोड बोल रहे थे क्या इस प्लेस पर एक सीक्रेट पैसेज था, अगर ऐसा है तो फिर अभी तक मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं चला। क्रॉस उनसे बोलता है एरियोड आपने सच में काफी अच्छा काम किया। क्रॉस को देखते हुए एरियोड सोच रहा था जैसा कि मैंने सोचा था यंग मास्टर बस एक रात के अंदर पूरी तरह से बदल चुके हैं। उनके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसे देखकर मुझे याद आती है फैमिली हेड की। आखिरकार ये सब हुआ कैसे उनके, ये सोचने के बाद हम देखते हैं क्रॉस को। यहाँ पर क्रॉस भी सोच रहा था नहीं रुको, मुझे अपने पुराने दिनों की याद मत दिलाओ। मुझे जहाँ तक याद है मेरे पास्ट लाइफ के अंदर आग लगने के बाद यहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो गया था, लेकिन इस बार आग लगने से पहले ही मैंने इस सीक्रेट पैसेज को ढूंढ लिया है। वो जब ये बातें सोच रहा था तब एरियोड बोलते हैं यंग मास्टर आखिर आप क्या चाहते हैं, क्या मैं इस ताले को भी कट कर दूं? क्रॉस बोलता है नहीं तुम इसे कट नहीं कर सकते, इसे मैं ओपन करूंगा, वो भी अपने स्किल का यूज करते हुए। फिर इसके बाद वो यहाँ पर यूज करता है अपनी स्किल ब्लैक हुड को। स्किल को यूज करने के साथ ही वो इस ताले पर लगे कर्ज को चोरी कर लेता है और आपको जैसे ये कर्ज गायब हुआ ये ताला तुरंत ही टूटकर नीचे गिर गया, जिसे देखकर एरियोड भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो क्रॉस से बोलते हैं यंग मास्टर क्या ऐसा हो सकता है कि आपने गॉड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? उनकी बात को सुनकर क्रॉस घबराते हुए सोच रहा था नहीं मुझे इनके सामने अपने स्किल का यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ के अंदर अब तक मैंने किसी भी गॉड से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। वो एरियोड से बोलते हैं हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, मैंने गॉड से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। वैसे अगर तुम चाहो तो लाइब्रेरी के अंदर हुए सभी चीजों के बारे में तुम फादर को रिपोर्ट कर सकते हो। क्रॉस की बात को सुनकर एरियोड काफी ज्यादा हैरान थे। वो सोचते हैं कल के मुकाबले यंग मास्टर काफी ज्यादा बदल चुके हैं। पहले तो उनकी आंखों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ का गोल खो दिया है, लेकिन गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो बस एक ही रात के अंदर पूरी तरह से बदल गए। उन्हें यहाँ पर एक स्किल भी मिल चुकी है जैसा कि मैंने विल्हेम के डार्क ब्लड लाइन से उम्मीद की थी। हालांकि इसके बावजूद ये भी लेडी चार्लेट के लेवल के मुकाबले कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है ये जल्दी उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। ये सब सोचने के बाद वो बोलते हैं यंग मास्टर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक कि आपका काम पूरा नहीं हो जाता मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इस बात को सुनकर क्रॉस सोचता है ओह आई सी, मुझे लगता है मेरे रिग्रेशन की वजह से अब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि मैंने पास्ट के अंदर अपना पहला कदम उठा दिया है। शायद इसी वजह से एरियोड का बिहेवियर भी चेंज हो गया, लेकिन एरियोड ने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा था और वो चीज मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। तो मेरे ख्याल से यही रीजन है जिसकी वजह से आर्थर ने मुझे अपनी स्किल लेने दी, क्योंकि वो इस तरह की चीजें देख देख कर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। एरियोड मेरे ख्याल से अगर मैं तुम्हारी बेटी की बीमारी ठीक कर दूं तो शायद तुम मेरे लिए मेरी वफादारी की कसम खा लो। वेल जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मुझे इन सभी चीजों को ठीक करना चाहिए ताकि मेरे फॉलोअर ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकें। ये सोचने के बाद वो एरियोड से बोलता है तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो, मर्जी है तो फादर को रिपोर्ट करो वरना मत करो। ये बोलकर वो सोच रहा था इनके डॉटर के बारे में मैं बाद में सोचूंगा, सबसे पहले मुझे इस लाइब्रेरी के सीक्रेट के बारे में जानना होगा और यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये सोचने के बाद वो गेट को ओपन करता है और गेट ओपन करने के अगले ही पल वो अपने सामने की चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। हम देखते हैं उसके सामने से एक फायर का टेक उसी की तरफ आता है, हालांकि वो उसे हिट नहीं हुआ था। इसे देखते हुए क्रॉस सोच रहा था कि मैंने इस वर्ल्ड के अंदर न जाने कितने सारे कर्ज देखे हैं, लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी इतनी घबराहट नहीं हुई। हाँ ये सही है, मैंने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं की और जहाँ तक मुझे याद है ये होना चाहिए सीक्रेट मैनुअल। हमें क्रॉस के सामने काफी सारी बुक्स दिखाई जाती हैं और उनमें से एक बुक के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस बुक को देखते हुए क्रॉस सोचता है फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया। फिर इसके बाद वो हमें बताता है कि यह है ब्लू पाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी। यहाँ पर काफी सारी टेक्निक और मेमोरी रखी हुई है, वो भी बिना किसी एक्सेप्शन के, और इन सभी टेक्निकों को रखा है द फेलियर इन सिस्टर ऑफ द विल्हेम ने। ये कोई स्किल नहीं बल्कि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, और इसके बाद उन सभी चीजों को यहाँ पर काफी अच्छे से रख दिया गया। सबसे पहली बात उस कर्ज की वजह से ये एक ऐसा प्लेस बन गया था जिसे कि कोई देख नहीं सकता, लेकिन अब वो कर्ज हट चुका है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी को बनाने वाला केवल एक ही पर्सन था, वो पर्सन उसका नाम है विल्हेम डेमारिस हेम। वो पूरे विल्हेम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर था, लेकिन वर्ल्ड के इरोजन से प्रभावित होने के बाद वो बना इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, और ये उस सबसे बड़े फेलियर द्वारा छोड़ा गया एक सीक्रेट मैनुअल है। मेरे एंसेस्टर्स मुझे माफ करना, यहाँ पर आने में मुझे काफी ज्यादा देर हो गई, लेकिन अब ये सारी चीजें मेरी हैं। फिर इसके बाद हमें डेमारिस विल्हेम के बारे में बताया जाता है। उसे सभी लोग हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेलियर कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो विल्हेम की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर बना। उस समय जब वो अपने पावर को यूज कर रहा था तब दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस उसके सामने आए उसे चैलेंज करने के लिए, लेकिन उनमें से किसी के अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसे रोक सके। उसके एक ही अटैक के अंदर वो सभी लोग मारे गए, और जिस चीज का यूज करते हुए उसने उन सभी को मारा उसका नाम है एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन। उसने वर्ल्ड इरोजन को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। उसके पास उस पावर को यूज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा पागलपन और उसी के साथ एक सीक्रेट मैनुअल था। हमारा क्रॉस बुक को बंद करते हुए सोच रहा था कि ये बुक पहले ही आधी जल चुकी है, इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर डेमारिस विल्हेम का हाल ऐसा क्यों हुआ था। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो वो रैम्पेज ऑफ इरोजन के ऊपर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ यही सच
फोकस होना चाहिए जब मेरे ऊपर पहली बार वर्ल्ड एक्सप्लोजन का कर्ज लगा था उस समय मैंने ब्लैकवुड का यूज करते हुए उसे कमजोर किया और फिर इसके बाद उसे पूरी तरह से गायब कर दिया। मैंने बहुत ही मुश्किल से उस कर्ज को नलीफाई किया था। इसके अलावा एक्सट्रीम ब्लड ऑफ पॉइजन का भी सेम प्रिंसिपल है। अगर मैं इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया तो हो सकता है मैं भी उनकी तरह पागल हो जाऊं। हालांकि अगर मैं इन सभी चीजों को न्यूट्रल करना चाहता हूं तो फिर मुझे किसी कर्ज का यूज करते हुए इन सभी चीजों को अच्छे से कंट्रोल में रखना होगा। और अगर मैं एक बार ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गया तो फिर मैं भी डेमारिस की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। ये सब सोचने के बाद क्रॉस बोलता है एरियोड। एरियोड बोलते हैं हाँ यंग मास्टर क्रॉस बताइए। क्रॉस बोलता है आज से ये मेक श्योर करो कि कोई भी इस मैनर के अंदर ना आ पाए। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पर्सन कौन है, किसी को भी अंदर मत आने देना और ये मेरा एक ऑर्डर है। क्रॉस की बात को सुनने के बाद एरियोड बोलते हैं हाँ यंग मास्टर मैं समझ गया। और इसके बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए सोच रहे थे मेरे यंग मास्टर ने मेरी गलती को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मुझे इसका कर्ज चुकाना होगा। अब से मैं यंग मास्टर बेरोकिन के प्रपोजल को रिजेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे रियल ओनर है यंग मास्टर क्रॉस। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बेरोकिन को जो कि गुस्से में एरियोड के लेटर को फाड़ते हुए बोल रहा था आखिर ये क्या बकवास है, उस बटलर ने मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो उस कस्टडी को क्यों बचाना चाहता है। सच में क्या बकवास है। मुझे सच में ये जीनियस और ये फेलियर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इनकी वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। काश उस औरत का गंदा खून हमारे बीच में आता ही नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर मैं और मेरी सिस्टर लिलीज अपने ब्लड लाइन को अच्छे से आगे बढ़ा सकते थे। फिर इसके बाद वो चिल्लाते हुए अपने बटलर को बुलाता है। उसका बटलर अंदर आते हुए बोलता है यंग मास्टर क्या आपने मुझे बुलाया। बेरोकिन बोलता है जल्दी से अजूरे ब्लू मैनर में जाओ जहाँ पर क्रॉस है। वहाँ पर जाकर तुम ये पता करो कि आखिरकार उस बटलर ने अपना मन क्यों बदल लिया। अच्छे से इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करो। उसके बाद को सुनकर बटलर बोलता है लेकिन यंग मास्टर मुझे माफ करिए मैं अंदर नहीं जा सकता। बेरोकिन पूछता है क्या तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन क्यों। बटलर बताता है कि यंग मास्टर क्रॉस का बटलर एरियोड वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा। उन्होंने कहा है कि ये जोरापाइन मैनर में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर फैमिली हेड भी सामने आ जाए तो भी वो भी अंदर नहीं जा सकते। बेरोकिन अपना दांत पीसते हुए बोलता है क्या फैमिली हेड को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं, आखिर ये सब क्या बकवास है। वो एरोगेंट फेलियर आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है जिसकी वजह से कोई भी अंदर नहीं जा सकता। फिर इसके बाद हम देखते हैं अपने क्रॉस को जो कि उसी सीक्रेट मैनुअल के सभी चीजों को सीखने का ट्राई कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है और अपनी बॉडी को देखते हुए बोलता है फाइनली मैंने एक्सपर्ट एंट्री लेवल को रीच कर लिया। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है ओरा के रेलम्स के बारे में। यहाँ पर काफी सारे रेलम्स हैं जैसे कि पहला ओरा यूजर, दूसरा ओरा एक्सपर्ट, तीसरा ओरा मास्टर और चौथा ओरा एम्परर। पहला स्टेट है ओरा यूजर, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर कोई भी पर्सन अपने ओरा के बारे में सीखता है। दूसरा स्टेज है ओरा एक्सपर्ट, यहाँ पर आने के बाद तुम बहुत ही ज्यादा ओरा का यूज कर पाओगे। और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर एक ऑर्डिनरी और एक जीनियस के बीच का अंतर पता चलता है। फिर इसके बाद क्रॉस हमें आगे बताता है कि शार्लेट जो मुझसे 2 साल छोटी है वेल यहाँ पर 2 साल बड़ी होना चाहिए था क्योंकि हमें बताया गया है क्रॉस 13 साल का है और शार्लेट 15। हालांकि आगे इसके बारे में पता चलेगा। वो बताता है कि शार्लेट एक ओरा मास्टर है, एक ऐसा टैलेंट जिसके बारे में मैं अभी तो नहीं सोच सकता क्योंकि मैं उस लेवल के लायक नहीं। हालांकि जब इस वर्ल्ड के ऊपर एबनॉर्मल मॉन्स्टर आए थे उस समय शार्लेट ने भी डिस्ट्रक्शन को फेस किया था और अंत में उस डिस्ट्रक्शन के सामने वो भी पावरलेस थी। शार्लेट के मुकाबले में अभी भी बस एक एक्सपर्ट एंट्री लेवल का पर्सन हूँ। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो क्या सच में इस लेवल के साथ मैं इस वर्ल्ड को बचा भी पाऊंगा। वो जब ये बातें सोच रहा था तभी उसका पास्ट सेल्फ उसके पास आते हुए बोलता है बिना कोशिश किए आखिर तुम्हें इसके बारे में पता कैसे चलेगा। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। अपने पास्ट लाइफ के अंदर कर्ज की वजह से तुम मैजिक का भी यूज नहीं कर पाते थे, मतलब वही ओरा, लेकिन इस बार की चीजें पहली बार के मुकाबले काफी अलग हैं। भले ही तुम फिलहाल खुद की तुलना शार्लेट से नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हें एक फेलियर द्वारा छोड़ा गया सीक्रेट मैनुअल मिला है इसका मतलब तुम भी खुद को ग्रो कर सकते हो और ग्रो करने के बाद तुम बनोगे इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्रॉस को जो कि गेट को ओपन करते हुए बोल रहा था मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इनफ है। गेट पर ही हमें दिखाया जाता है एरियोड जो कि अपने हाथ में टावल को लेकर खड़ा था। वो बोलता है यंग मास्टर आपने एक्सपर्ट एंट्री लेवल को रीच कर लिया, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। क्रॉस बोलता है नहीं ये कोई खास बात नहीं, वैसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। एरियोड बताता है आपकी फियांसे बियांका हार्ड एंड हार्ट आपसे मिलना चाहती हैं और वो फिलहाल जोरापाइन मैनर में पहुंच चुकी हैं। एरियोड की बात को सुनकर हमारा क्रॉस एक पल के लिए थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर इसके बाद वो याद करता है बियांका के बारे में जिसे कहा जाता था द व्हाइट डीमन। किसी ने उसे अपना मोहरा बना लिया और फिर उसी का यूज करते हुए इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। उसने दुनिया के 10 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को भी डिफीट किया था जिसके बाद उसे व्हाइट डीमन का निकनेम मिला और सभी लोग उसे व्हाइट डीमन कहने लगे। लेकिन फिलहाल तो वो हार्ड एंड हार्ट परिवार की सबसे छोटी बेटी है और ये हम दोनों के बीच में एक पॉलिटिकल मैरिज है। जैसे कि मैं वेलहेम फैमिली का सबसे बेकार और फेलियर पर्सन हूँ। मेरे मैरिज के बाद मेरी फैमिली मुझे छोड़ सकती है और उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं होगी। और अगर मैं बियांका की बात करूँ तो वो हार्ट एंड हार्ट परिवार जो कि नॉर्थ में रूल करता है उसकी सबसे छोटी बेटी है। अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो फिर दोनों फैमिली के बीच में कनेक्शन बन जाएगा और यही है हमारे
मैरिज का सौदा। हम दोनों को ही हमारी फैमिली यूज कर रही है सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। और मैं ये देखकर सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि वो इतनी दूर से आई है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। फिर इसके बाद वो हमें बताता है बियांका हार्टनहार्ट के बारे में, नॉर्थ टेरिटरी के रूलर हार्टनहार्ट परिवार की सबसे छोटी बेटी। उसके पैदा होने से पहले ही उसकी मॉम के ऊपर वर्ल्ड इरोजन का कर्ज लग गया था और इसी रीजन की वजह से बियांका का जब जन्म हुआ उस समय उसे स्नोडोली नाम का एक कर्ज हो गया। वो कर्ज धीरे धीरे करके उसके सोल के पास पहुंच गया और कोई भी उस कर्ज को हटा नहीं पाया। और इसी कर्ज की वजह से वो किसी भी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाई। उसे सभी लोग एक कर्ज चाइल्ड कहने लगे क्योंकि उसकी वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई और वो भी किसी काम की नहीं। हार्टनहार्ट फैमिली के अंदर बियांका को बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, मानो वो इस फैमिली की है ही नहीं। वेल अगर मैं इसके बारे में अच्छे से सोचूं तो फिर क्या बियांका मुझसे नफरत करती है? मुझे उम्मीद है इन सब चीजों की वजह से बियांका के कर्ज को हटाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि स्नोडोली एक ऐसा कर्ज है जिसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। मैं इसका यूज करते हुए एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन के रैम्पेज को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर इसके बाद वो अपनी बॉडी को देखते हुए एरियोड से बोलता है, एरियोड क्या मेरा अपीयरेंस ठीक नहीं? एरियोड बोलते हैं, यंग मास्टर चिंता मत करिए, मैं आपके लिए अभी कुछ कपड़ों का इंतजाम करता हूँ। क्रॉस बोलता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बियांका से कहिए वो अंदर आकर मेरा इंतजार करे। फिर इसके बाद हम देखते हैं बियांका को, जो कि दिखने में सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ महीने पहले का सीन जहाँ पर हमारे क्रॉस ने बियांका के हाथ को जोर से झटक दिया था। हाथ झटकने के बाद वो गुस्से में बोलता है, भाड़ में जाओ, तुम्हारी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ वेलहम फैमिली के पावर में है। इस तरह से एक्ट करना बंद करो जैसे कि तुम सच में मेरी फियांसे हो। ये बोलने के बाद वो गुस्से में दरवाजे को बंद करके यहाँ से निकल जाता है। वहीं पीछे चुपचाप खड़ी होकर बियांका सोच रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। वो याद करती है अपने फादर की बात को, जहाँ पर उसके फादर ने उससे कहा था, बियांका अगर हम अपने हार्टनहार्ट फैमिली के पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वेलहम फैमिली के ऊपर रिलाई करने के अलावा हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं। तुम हमारी फैमिली की सबसे छोटी बेटी हो और इस वजह से मुझे उम्मीद है तुम वेलहम फैमिली के सबसे छोटे बेटे का दिल जीत सकती हो। बियांका हार्टनहार्ट फैमिली का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही रिलाई करता है। वो इन सभी बातों को याद करते हुए सोच रही थी, इमोशन के बिना भी मुझे ये पता है कि क्या सही है और क्या गलत। अगर मेरी फैमिली इस पॉलिटिकल मैरिज के ऊपर दबाव नहीं डालती तो शायद मैं उस बदतमीज और उस फेलियर से कोई भी वास्ता नहीं रखती। अगर ये सब नहीं होता तो बिना कुछ सोचे समझे मैं उसे रिजेक्ट कर देती। फिर हम वापस से पलटन का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा क्रॉस एक गहरी सी सांस लेता है और फिर स्माइल करते हुए बोल रहा था, मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम जैसी एक लड़की ने चाय से अपनी जीभ जला ली। मैं तुम्हारे बारे में बाद में सर्वेंट से बात कर लूंगा। यहाँ पर बियांका चुपचाप बस उसकी बातों को सुन रही थी बिना कोई जवाब दिए। वो आगे बोलता है, मौसम काफी अच्छा है तो फिर क्या तुम गार्डन में घूमना चाहती हो? यहाँ पर ऐसे कई सारे फ्लावर हैं जो कि नॉर्थ में नहीं पाए जाते। बियांका बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। क्रॉस बियांका के साथ यहाँ से जाते हुए एरियोड से बोलता है, एरियोड गार्डन के अंदर कुछ कुकीज को लेकर आओ। एरियोड बोलता है, जी यंग मास्टर बिल्कुल, मैं ऐसा जरूर करूंगा। फिर इसके बाद क्रॉस बियांका से बोलता है, बियांका यहाँ पर आने का रास्ता बहुत ही ज्यादा लंबा है। बियांका बोलती है, आपने सही कहा, रास्ता काफी लंबा है लेकिन अब हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है तो फिर हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। क्रॉस बोलता है, ओ क्या ऐसी बात है, लेकिन जिस पर्सन से तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है उसके लिए तुम्हारा टोन, इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि तुम अपने फियांसे से नहीं बल्कि किसी सुपीरियर अफसर से बात कर रही हो। इस बार क्रॉस की ऐसी बातों को सुनकर बियांका बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो याद करती है कि जब हम पहली बार मिले थे उस समय ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन इन्हें आज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पूरी तरह से बदल चुके हैं। इसके अलावा मैंने उसे कभी ये नहीं बताया कि मुझे मेकाडियामिस कुकीज पसंद हैं। गार्डन के अंदर पहुंचने के बाद क्रॉस बोलता है, देखो ये प्लेस सच में काफी पीसफुल है। बियांका उससे पूछती है, कौन आखिर तुम हो कौन, क्या तुम सच में क्रॉस हो? ये बोलने के बाद वो चुपचाप बस क्रॉस को ही घूरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से क्रॉस भी उसे ही देख रहा था। वो अपना सर खुजाते हुए बोलता है, मुझे बताओ क्या मैं पहले अलग दिखता था? क्रॉस जब ये बातें बोल रहा था उस समय उसकी बॉडी के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकल रही थी। इस एनर्जी को देखते हुए बियांका सोचती है, क्या ब्लड लस्ट? फिर वो क्रॉस से माफी मांगते हुए बोलती है, मुझे माफ करिए, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ये बात बोल दी। उसके बाद को सुनकर क्रॉस थोड़ा घबराते हुए सोचता है, अरे नहीं, मेरा इरादा ये कहने का नहीं था। मेरी मेमोरी थोड़ी धुंधली है और मुझे याद नहीं आ रहा अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैंने बियांका को किस तरह से ट्रीट किया। लेकिन एक बात जो मुझे हमेशा से ही याद है, उसके फेस का ये रिएक्शन। उस दिन भी उसके फेस के ऊपर यही रिएक्शन था जब वो मरने वाली थी। लेकिन फिलहाल तो मुझे इन सभी चीजों से बाहर निकलने का एक अच्छा सा बहाना ढूंढना होगा। वो हंसते हुए बोलता है, बियांका तुम्हारा इस तरह से फील करना नेचुरल है, क्योंकि मैंने हाल ही में गॉड के साथ कांटेक्ट बनाया तो मेरी पुरानी आदतें चली गईं। बियांका सोचती है, वो ऐसी बात है तो गॉड के साथ कांटेक्ट बनाने के बाद उनका बिहेवियर चेंज हो गया। वो बोलती है, क्रॉस कांग्रेचुलेशन। क्रॉस बोलता है, देखो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना चाहता हूँ। बियांका बोलती है, क्या एक प्रपोजल? वो सोचती है, क्रॉस तुमने ये बोलकर हद पार कर दी कि तुमने गॉड के साथ कांटेक्ट बना लिया है, इसके अलावा आखिरकार तुम मुझसे चाहते क्या हो? वो बोलती है, क्या तुम हमारे मैरिज कांटेक्ट को रद्द करना चाहते हो? क्रॉस बोलता है, अरे नहीं नहीं, आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मेरा मतलब मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम मुझे जैसे पर्सन से मैरिज नहीं करना चाहती और तुम इसे तोड़ना चाहती हो, लेकिन फिर भी अभी ऐसा नहीं हो सकता। बियांका सोचती है, इसका रिएक्शन वापस से वही शुरू हो गया। ये विलेन
सेम फैमिली से है, लेकिन इसके बावजूद इसका आत्मविश्वास बहुत ही कम है। वो बोलती है क्रॉस मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और हम कभी भी इस बात को बदल नहीं सकते। इस बात को सुनकर क्रॉस स्माइल करते हुए सोच रहा था रुको आखिर मैंने आखिरी बार ये शब्द कब सुना था। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मुद्दे पर बात करते हैं। मैंने अपनी एबिलिटी को अवेक कर लिया है और इसका यूज करते हुए मैं तुम्हारे कर्ज को हटाना चाहता हूँ। वियोंका सोचती है क्या वो इस कर्ज को हटाने की बात कर रहा है जिसे बड़े बड़े लोग भी नहीं हटा पाए। बोलती है क्या तुम खुद वो कर्ज लेने की प्लानिंग कर रहे हो। क्रॉस बोलते हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। वियोंका सोचती है मुझे पता है सभी लोग क्रॉस को एक फेलियर मानते हैं और अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब उसके और उसके ब्लड लाइन के बीच जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये हो सकता है कि वो इन सभी चीजों से थक गया है और वो इस कर्ज का यूज करते हुए अपने इमोशन को मिटाना चाहता है। हाँ वियोंका का जो कर्ज है वो शायद इमोशन को मिटा देता है। वो आगे सोचती है तो क्या इसी को मेंटल इलनेस कहते हैं। एक मेंटल टाइप के मैजिशियन ने मुझे इस बारे में बताया था। वो याद करती है कि उस मैजिशियन ने कहा था जब कोई आदमी जब अपने मेंटल लिमिट को ब्रेक करके एक पॉइंट पर पहुंच जाता है उस समय उसका दिमाग बीमार हो जाता है। वो सुसाइड कर सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अचानक दयालु बन जाए, मानो वो पूरी तरह से एक अलग ही पर्सन बन चुका हो। वो टाइम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और उनका इस तरह से व्यवहार करना मानो वही उनका एंड है। अगर तुम्हारे किसी करीबी का ऐसा हाल हो जाता है तो फिर वियोंका उसके साथ रहना। वियोंका क्रॉस का हाथ पकड़ते हुए बोलती है क्रॉस मुझे उम्मीद है तुम इस कर्ज को सरपास कर सकते हो। तुम्हें किसी कर्ज के ऊपर रिलाय होने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे क्रॉस को उसकी बातें समझ नहीं आ रही क्योंकि क्रॉस तो किसी और चीज के लिए उसका कर्ज लेना चाहता है लेकिन वियोंका कुछ और समझ रही है। वो बोलता है वियोंका मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वियोंका बोलती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब मैं हमेशा तुमसे मिलने आऊंगी। मुझे यकीन है अगर मैं इस बारे में अपने फादर से पूछती हूँ तो वो मुझे तुम्हारे पास रहने का कोई ना कोई अरेंजमेंट कर देंगे। उसकी इस बात को सुनकर क्रॉस चिल्लाते हुए बोलता है रुको लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो ना। मुझे उम्मीद है तुम सच में इस एंगेजमेंट को नहीं चाहती। वियोंका बोलती है अगर ये सच है तो भी मैं साइड में खड़े होकर तुम्हारे साथ इन सभी चीजों को होते हुए नहीं देख सकती। उसकी बात को सुनकर हमारा क्रॉस सोच रहा था ये तो एक बार भी मना नहीं कर रही। मुझे उम्मीद है वियोंका इस तरह की एक इंसान है जो अगर किसी चीज को एक बार ठान ले तो वो उसे पूरा करती है। ये बिना कुछ सोचे समझे किसी भी चीज में कूद जाती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसे फिलहाल बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है। अगर ये मुझे अपना कर्ज नहीं देगी तो फिर क्या मुझे अपने स्किल को इसके ऊपर चुपके से यूज करना चाहिए। ये सोचने के साथ ही क्रॉस वियोंका के ऊपर अपने मैजिक को यूज करता है। हम देखते हैं उसके हाथों से मैजिक बाहर निकल रहा था और फिर इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन लॉक होती है, मतलब अगर क्रॉस इस चीज को पूरा करेगा तो फिर वो उसके कर्ज को ले सकता है। इस कंडीशन की शर्त है सबसे पहले वियोंका का दोस्त बनो। क्रॉस सोचता है ओ डबल लॉक, इसका मतलब ये तो काफी मुश्किल होने वाला है। हाँ मुझे पता है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा कर्ज है जो उसे बचपन से ही मिला था। बचपन से उसके साथ रहने की वजह से ये कर्ज भी उसके बॉडी का एक पार्ट बन चुका है, इसे लेने में प्रॉब्लम तो होगी ही। हालांकि कभी भी कर्ज के मामले में इस तरह के लॉक नहीं आते लेकिन वियोंका के मामले में एक लॉक आया है। वो सोचता है क्या इसे अनलॉक करने की कंडीशन है व्हाइट डीमन से दोस्ती करना। सच में ये तो उसका फियांसे बनने से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वियोंका के पास कोई भी इमोशन नहीं और इसी वजह से वो शायद ही किसी चीज के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर मैं उसे उसकी फैमिली में वापस जाने दूं तो फिर इसके व्हाइट डीमन बनने की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाएगी। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं वियोंका को अपने पास रखूंगा और इसके लॉक को अनलॉक करने का ट्राई करूंगा। अगर मैं इसे व्हाइट डीमन बनने से रोक सकूं और इसके पास से स्नो डॉल कर्ज को भी ले लूं तो फिर इसका मतलब एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिलहाल वियोंका की बात सुनना ही मेरे लिए सबसे अच्छा फैसला होगा। वो हंसते हुए बोलता है सच में तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अगर मुझे अपने फियांसे से ज्यादा टाइम मिलने का मौका मिलेगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वियोंका बोलती है नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, अपने फादर से बात करने के बाद ही मैं यहाँ पर वापस आऊंगी और तब तक के लिए बाय बाय। ये बोलने के बाद हम देखते हैं वियोंका यहाँ से निकल चुकी थी, वहीं पीछे खड़ा होकर हमारा क्रॉस उसे जाता हुआ देख रहा था। वो सोचता है शायद वो कम से कम 1 महीने के बाद आएगी, इसलिए मुझे तब तक उस सीक्रेट मैनुअल के सीक्रेट आर्ट्स को रीड करने का ट्राई करना चाहिए। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन चियोंग सोंग हॉल का सीन देखते हैं। यहीं पर हमें क्रॉस दिखाया जाता है और कुछ और लोगों को भी जो कि सामान लोड कर रहे थे। लेकिन इसी समय यहाँ पर आती है एक गाड़ी और उसके अंदर से एक आवाज आती है हेलो क्रॉस आखिर तुम कैसे हो। मैंने फैसला लिया है कि आज से मैं चियोंग सान हॉल के अंदर ही रहने वाली हूँ। और ऑफ कोर्स ये बोलने वाली कोई और नहीं बल्कि वियोंका है जो कि बस एक ही दिन के अंदर वापस आ गई। वो आगे बोलती है मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अचानक से वियोंका को यहाँ पर देखकर क्रॉस सोच रहा था रुको क्या वो सच में यहाँ पर रहने वाली है। और ऑफ कोर्स बस एक ही दिन के अंदर वियोंका को वापस आया देख क्रॉस बहुत ही ज्यादा हैरान था। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पर क्रॉस सो रहा था। वो धीरे से अपनी आंख खोलता है और अपने साइड में देखता है, तब उसे दिखाई देती है बियांका। बियांका उसके साइड में सो रही थी। उसे देखते हुए क्रॉस सोचता है रुको आखिरकार बियांका यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो बासी लेते हुए बोलता है कि अगर किसी ने हमें इस तरह से देख लिया तो शायद उन्हें गलतफहमी हो जाएगी। इसी बीच हम देखते हैं बियांका भी जाग चुकी थी। उठने के साथ ही वो बोलती है मिस्टर क्रॉस गुड मॉर्निंग, वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद को सुनकर क्रॉस बोलता है क्या आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये मेरी लाइन होनी चाहिए, तुम मेरे रूम
रूम के अंदर हो। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर क्रॉस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। वो ट्रेनिंग करते हुए सोचता है कि बियांका को यहाँ पर आए अब लगभग कुछ महीने बीत चुके हैं। जब वो यहाँ पर आई तब उसने मुझसे कहा कि मैं भी आज से अजूरे पाइन मैनर के अंदर रहने वाली हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ख्याल रखेंगे। क्रॉस बोलता है कि आज से तुम यहाँ पर रहने वाली हो। बियांका बोलती हाँ बिल्कुल, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरी फैमिली ने यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी है तो फिर अब मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ। उसके बाद को सुनकर क्रॉस सोचता है मेरे कहने का ये मतलब था कि अपनी फैमिली से इतना दूर रहना क्या तुम्हारे लिए सही होगा, क्योंकि अभी तुम बस 12 साल की हो। वो आगे सोचता है नहीं, शायद ऐसा इस वजह से क्योंकि ये इमोशन को फील नहीं कर सकती तो फिर इसे अपनी फैमिली से फर्क नहीं पड़ता और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी यहाँ पर रुकने के लिए वापस आ गई। वेल ये मेरे लिए भी काफी अच्छा है क्योंकि अगर ये मेरे पास रहेगी तो मैं इसे बहुत ही जल्दी अपना दोस्त बना सकता हूँ। क्रॉस हमें बताता है कि ये सब समर के अंदर हुआ था और फिर हाल विंटर आ गया। ये साल जल्दी खत्म होने वाला है, इसका मतलब लाहेलून एकेडमी के अंदर जाने का टाइम जल्दी आ रहा है। फिर इसके बाद हमें लाहेलून एकेडमी के बारे में बताया जाता है जिसे कि चारों ग्रेट किंगडम ने मिलकर एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर एम्पायर के हर एक टैलेंट मौजूद हैं जो कि वर्ल्ड इरोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इस एकेडमी के अंदर जाने की एज है 15 से 20 साल और मेरे रिग्रेशन से पहले इस एकेडमी ने अजूरे स्काई जनरेशन के काफी सारे लोगों को तैयार किया था और वो सभी लोग सच में काफी ज्यादा स्किल्ड थे। लेकिन उस एकेडमी के अंदर काफी सारे बास्टर्ड भी थे। वो बास्टर्ड मुझे उनकी वीकनेस पता है, लेकिन इस बार एकेडमी के अंदर एंटर होने के साथ ही मैं उन सभी के स्किल को चोरी कर लूंगा। मैं जल्दी 14 साल का होने वाला हूँ, इसका मतलब एकेडमी के अंदर जाने से पहले मेरे पास 1 साल का टाइम होगा। मुझे इस टाइम के बीच में खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है, लेकिन मेरा टैलेंट वो अब अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। सीक्रेट आर्ट मैनुअल को यूज करते हुए मैंने बिगिनर एक्सपर्ट लेवल को रीच कर लिया और अब यही मेरी लिमिट है। अगर मैं अपनी लिमिट को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहता हूँ तो फिर मुझे बियोंका के स्नोडॉल की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं उसके स्नोडॉल कर्ज को हासिल कर लूँ तो फिर मैं एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को भी मास्टर कर पाऊंगा। ये सब बातें सोचने के बाद वो अपने रूम का गेट ओपन करता है जहाँ पर बियोंका पहले से ही उसका वेट कर रही थी। वो पूछता है बियोंका क्या तुम आज भी यहीं पर मेरा इंतजार कर रही थी? बियोंका बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती मिस्टर क्रॉस। उसके इस बात को सुनने के बाद क्रॉस हमें बताता है कि जब से वो यहाँ पर आई है तब से वो हमेशा मेरा पीछा करती रहती है, यहाँ तक कि अगर मैं बाथरूम में जाऊँ तो भी। जब क्रॉस बाथरूम के अंदर जा रहा था तब वो बियोंका से बोलता है क्या तुम यहाँ पर भी मेरे पीछे आओगी? बियोंका बोलती है क्या मैं वहाँ पर नहीं आ सकती? प्रेजेंट टाइम के अंदर क्रॉस सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार बियोंका मेरी दोस्त बनेगी कब। वो जब ये सब बातें सोचते हुए आगे बढ़ रहा था तभी बटलर एरियोड उसके पास आते हुए बोलते हैं यंग मास्टर, स्टार सांचरी से आपके लिए एक इन्विटेशन आया है। इस बात को सुनकर क्रॉस बोलता है क्या स्टार सांचरी? फिर वो हमें इसके बारे में बताता है कि एक ऐसी पार्टी है जिसे हर साल नोबल्स के लिए आयोजित किया जाता है। इस पार्टी के अंदर कुछ लोगों को छोड़कर लगभग सभी लोग आते हैं ताकि वो अपना नेटवर्क और अपने दोस्त बना सकें। इस लेटर को लेने के बाद क्रॉस एरियोड से बोलता है ओ इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सोचता है अपने पास्ट लाइफ के अंदर मैं ज्यादातर अजूरे पाइन मैनर के अंदर ही रहा करता था, इस वजह से मेरी उस समय की यादें बहुत ही धुंधली हैं और मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर उस समय क्या हुआ था। हाँ मुझे लगता है उस पार्टी के अंदर मुझे वो आदमी भी मिलेगा। हाँ मैं जरूर जाऊंगा, कम से कम अपने उस वादे की खातिर जो कि मैंने एरियोड से किया था। अगर मैं उनकी बेटी को बचा लेता हूँ तो फिर शायद वो दोबारा मुझे धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये सब सोचने के बाद क्रॉस बोलता है ठीक है उन्हें बता दो कि मैं वहाँ पर आऊंगा। बियांका बोलती हाँ और मैं भी। क्रॉस बोलता है देखो बियांका ने कहा कि वो भी जाएगी। इन सब बातों को सुनने के बाद एरियोड यहाँ से जाते हुए बोलता है ठीक है यंग मास्टर मैं आपकी बात को समझ गया। बटलर के यहाँ से जाने के बाद बियांका क्रॉस के पास आते हुए बोलती है मिस्टर क्रॉस उस पार्टी के अंदर जरूर काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि आपका मजाक उड़ाएंगे। क्रॉस बोलता हाँ तुमने सही कहा और मुझे भी ये बात नहीं पता कि आखिर वो लोग वहाँ पर बोलेंगे क्या, तो फिर मैं ये चाहूंगा कि तुम वहाँ पर ना जाओ। बियांका बोलती है लेकिन मैं जाऊंगी, एक पार्टनर होने के तौर पर ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने फियोंसे की प्रोटेक्शन करूं। क्रॉस उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है देखो तुम्हें ये बात फियोंसे के तौर पर बोलने की जरूरत नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी खुद की मर्जी क्या है, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? क्रॉस की बात को सुनकर बियांका सोच रही थी फिर से वही रिएक्शन उतना ही प्यारा। वो हमें बताती है कि पिछले कुछ महीनों से मिस्टर क्रॉस मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कि वो सुबह सुबह मेरे पास आए और मुझसे बोले ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है चलो खा लो। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कहा चलो हम लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं बुक पढ़ने के लिए। और फिर जब मुझे नींद आ रही थी तब उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तुम थोड़ी और देर तक यहाँ पर आराम कर सकती हो। क्रॉस के ऐसे काइंड बिहेवियर को देखने के बाद बियांका सोच रही थी कि हार्ड एंड हार्ट फैमिली के अंदर किसी ने भी मुझे इतने काइंड तरीके से ट्रीट नहीं किया। वो हमें बताती है कि इन सभी चीजों के होने के बाद अब मैं उनका पहले वाला टेरिबल इंप्रेशन भूल चुकी हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा काइंड है और इस वजह से अब मैं मिस्टर क्रेस को नापसंद नहीं करती। वो बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, एक फियोंसे के तौर पर नहीं बल्कि यही मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। उसकी बात को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए हमारा क्रॉस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, फिर वो स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन। यहाँ पर अब ये लोग कैरेज के अंदर बैठ चुके हैं और जा रहे हैं पार्टी की ओर। फिर इसके बाद हम देखते हैं कैरेज के अंदर का सीन जहाँ पर बियांका सो रही थी और वहीं क्रॉस बोल रहा था कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वो पूरे एरिया
का सबसे अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। फिर वो हमें बताता है नोबल्स के बारे में कि यूं ही पूरे वर्ल्ड के अंदर नोबल्स को रिस्पेक्टेड नहीं माना जाता, बल्कि उसका एक रीजन है, क्योंकि वो लोग बाकियों की तरह नहीं होते, वो वर्ल्ड इरोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। लेकिन इसके बावजूद नोबल फैमिली के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें इन सब चीजों से मतलब नहीं होता, वो पार्टी के अंदर बस अपना टाइम बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये लोग पार्टी के अंदर पहुंच चुके थे। पार्टी में आगे बढ़ते हुए क्रॉस सोच रहा था, ओ मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर काफी सारे लोग आए हैं। यहाँ पर जैसे ही ये लोग पार्टी के अंदर आते हैं, एक अनाउंसमेंट के थ्रू बताया जाता है कि लॉर्ड क्रॉस विलहेम और लेडी बियांका हार्डेनहार्ट पार्टी में पहुंच चुके हैं। सभी लोग क्रॉस को देखते हुए बोल रहे थे, रुको, क्या ये वही क्रॉस है, विलहेम फैमिली का फेलियर यंगेस्ट सन? इसके अलावा उसके बगल में खड़ी ब्यूटी, वो भी पूरी तरह से बेकार है। नॉर्थर्न रूलर की सबसे छोटी बेटी जिस पर एक कर्ज है और उस पर कुछ भी इन्वेस्ट करना बेकार होगा। यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि मैंने सुना है इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई। वेल मेरे ख्याल से हमें इन्हें इतना नहीं घूरना चाहिए, वरना हमें भी कर्ज हो जाएगा। यहाँ पर सभी को देखते हुए क्रॉस सोच रहा था, क्या दिखने वाले नोबल्स, आखिर ये क्या बकवास है। उसके ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं एक लड़के को जो कि बोल रहा था, क्या विलहेम ऐसा लगता है कि अब इस पार्टी के अंदर मजा आएगा। यहाँ पर क्रॉस की भी नजर इन तीनों के ऊपर पड़ जाती है। इन्हें देखते हुए वो सोच रहा था, तो यहाँ पर कुछ रियल नोबल भी हैं। ये ऐसे नोबल हैं जो कि आगे चलकर अजूरे स्काई जनरेशन को भी ज्वाइन करेंगे। फिर इसके बाद हमें इनके बारे में बताया जाता है। पहले वाले लड़के का नाम है ब्राक होगामा या फिर टाइगर बॉय। उसके साइड में खड़ी लड़की का नाम है एल्फिन इमिलिया, और जो इन सभी का बॉस है, मतलब तुम इसे बॉस ही मान सकते हो, उसका नाम है एनिक्स ग्लेजर और उसका निकनेम है वुडन बो। क्रॉस सोचता है कि आगे चलकर इन तीनों को ईस्टर्न किंगडम के एक हीरो के तौर पर देखा जाएगा, और इन तीनों के अंदर मेरे इंटरेस्ट का रीजन यही था, क्योंकि ये आगे चलकर थोड़े स्ट्रॉन्ग बनेंगे। और शायद ये सब हुआ शार्लेट की वजह से। वो हमें कुछ दिन पहले का सीन बताता है, मतलब कुछ साल पहले जब पिछली बार ये पार्टी हुई थी। शार्लेट बोल रही थी कि मैंने ऐसी ड्रेस इस वजह से पहनी ताकि काफी सारे लोगों की नजर मेरे ऊपर आए, और ऑफ कोर्स काफी सारे लोगों ने मुझे बुलाया भी, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे डिफीट नहीं कर पाया। और हाँ, उन हारने वाले बंदों में एनिक भी था। शार्लेट गुस्से में बोलती है, आखिर ये किस तरह की पार्टी है, इस पूरे पार्टी के अंदर कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं। फिर वो आगे बढ़ते हुए बोलती है, ये जगह बहुत ही ज्यादा उबाऊ हुआ, इस वजह से अगली बार मैं यहाँ पर नहीं आऊंगी। प्रेजेंट टाइम के अंदर क्रॉस सोच रहा था कि उस दिन शार्लेट ने हर एक को रोस्ट कर दिया। सच में उसने उस समय बहुत ही ज्यादा हंगामा मचाया था। क्रॉस चुपचाप खड़ा होकर जब ये सब बातें सोच रहा था, उसी समय बियांका उसके पास आती है। वो बोलती है, मिस्टर क्रॉस, तुम्हें आसपास की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, ये सब तो ऐसे ही हैं। क्रॉस सोच रहा था कि मैं यहाँ पर शार्लेट की बात को याद करने लगा। इसके अलावा इन सभी लोगों ने बियांका को काफी ज्यादा बुरा भला कहा, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। वो यहाँ पर सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि वो मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। वो बियांका के सर पर अपने हाथ रखते हुए बोलता है, बियांका चिंता मत करो, मैं इनकी बातों का बुरा नहीं मानूंगा। फिर वो इधर उधर देखते हुए सोच रहा था कि आखिरकार शार्लेट कब आएगी, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर उसे रियलाइज होता है कि शार्लेट नहीं आने वाली। इसी बीच यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट होती है कि लॉर्ड डार्लिंग डैन फेलिंग आ रहे हैं। इस अनाउंसमेंट को सुनने के साथ ही क्रॉस सोचता है, तो फाइनली वो डेविल आ गया। हम देखते हैं डैन फेलिन को, जो कि अंदर आते ही बोलता है, सभी को मेरा नमस्कार। और हाँ, इसके फेस को देखने के बाद ये मत सोचना कि ये कोई लड़की है, ये एक लड़का है। इसे देखने के साथ ही क्रॉस याद करता है अपने पास्ट के बारे में। ये कैसा बंदा है जिसने की एल्केमी केसल का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पास्ट के अंदर डैन फेलिन क्रॉस को देखते हुए बोल रहा था, तुम्हारी पूरी बॉडी कर्ज से भरी हुई है, आखिर तुम्हारे साथ इतना बुरा किया किसने? एरोजन टाइप कर्ज के लिए मैं तुम्हारा यूज करूंगी, आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सही होगा? क्या तुम मेरा एक सब्जेक्ट बनना चाहते हो? मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। वो क्रॉस का मुंह दबाते हुए बोलती है, क्या तुम्हारे पास जवाब देने की हिम्मत नहीं? चलो जल्दी करो, अगर तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलने वाले तो फिर मैं ये मान लूंगी कि तुम इससे सहमत हो और मैं सभी चीजों को शुरू कर दूंगी, सॉरी कर दूंगा। वो क्रॉस को किस करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलती है, क्रॉस आखिर तुम कहाँ हो, मेरे पास आ जाओ। क्रॉस यहाँ पर उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, वो चिल्लाता है। क्रॉस यहाँ पर उसे रोकने का ट्राई कर रहा था, वो चिल्लाता भी है, लेकिन वो क्रॉस की बातों पर ध्यान नहीं देता। क्रॉस उससे बोलता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्रॉस हमें बताता है कि इसका नाम डार्लिंग डैन फेलिन है और ये आगे चलकर वर्ल्ड का किंग ऑफ एल्केमी बनेगा, जिसके पास एल्केमी की सबसे ज्यादा नॉलेज होगी। डैन फेलिन पार्टी में दौड़ते हुए बोल रहा था, आखिरकार तुम सभी लोग कैसे हो? उसे देखते हुए सभी लोग आपस में बात करते हैं कि ये इतनी लेट इसी वजह से आया है ताकि ये सभी का टेंशन अपनी ओर ले सके, और हर कोई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की बातें कर रहा था। क्रॉस सोच रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर अटेंशन लेने के लिए इतना लेट नहीं आया। अगर उसे अटेंशन चाहिए होता तो वो अपनी दोस्तों की पार्टी नहीं भूलता। और हाँ, ये पास्ट की बात है। ये सोचने के बाद क्रॉस जल्दी से जाकर एक केक उठाता है और उसे बियांका को देते हुए बोलता है, बियांका तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। बियांका भी उस केक को खाते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। फिर इसके बाद क्रॉस डैन फेलिन की तरफ आगे बढ़ता है। क्रॉस को अपनी तरफ आता देख डैन फेलिन सोच रहा था, आखिरकार वो लड़का है कौन? उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने इसे पहले भी देख रखा है। हाँ, मुझे याद आ गया, ये है क्रॉस विलहेम। इसका फेस दिखने में बिल्कुल अपनी बहन शार्लेट की तरह है। डैन फेलिन क्रॉस से पूछता है, क्या तुम लेडी शार्लेट के छोटे भाई हो? वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेरे ख्याल से मेरी सुंदरता को देखने के बाद तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। क्रॉस बोलता है, बकवास, मैं यहाँ पर तुमसे किसी और चीज के
बारे में बात करने के लिए आया हूँ। ऐसा लगता है कि तुम वर्ल्ड इरोजन के ऊपर रिसर्च कर रहे हो। अगर मैं अच्छे से बताऊं तो इस काम की वजह से मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। इस बात को सुनकर डैन फ्लिन बोलता है, तुम बहुत ही शरारती और इंटरेस्टिंग बच्चे हो। क्योंकि अब तुमने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया है तो फिर चलो कहीं और अच्छे से बात करें। वो एक रूम के अंदर जाते हैं और गेट पर एक बोर्ड लगाते हैं कि कोई भी कमरे के अंदर ना आए, मतलब रास्ते में ना आए, जो भी हो। रूम के अंदर जाने के बाद डैन फ्लिन बोलता है, क्रॉस वैसे तुम्हारी उम्र कितनी होगी? क्रॉस बोलता है 13 साल। लेकिन क्या सच में ऐसी चीजें मायने रखती हैं? डैन फ्लिन बोलता है, क्या 13 साल? लेकिन तुम्हारा ये और तुम्हारी एज से मैच नहीं करता। क्रॉस सोच रहा था, हाँ बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक एडल्ट हूँ जो कि फिलहाल एक छोटे से बच्चे की बॉडी के अंदर है। वो बोलता है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर फालतू की बकवास मत करो। मैं चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द मुद्दे की बात करें। डैन फ्लिन बोलता है, तो फिर ठीक है चलो वही करते हैं। फिर वो क्रॉस की तरफ एक शॉट को फेंकते हुए बोलता है, इसे पकड़ो। क्रॉस ने उस शॉट को पकड़ लिया था। उस शॉट को पकड़ने के अगले ही पल वो अपने सामने की चीजों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डैन फ्लिन क्रॉस के ऊपर अटैक करता है लेकिन क्रॉस उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो लगातार क्रॉस के ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन क्रॉस उसके सभी अटैक को ब्लॉक करते हुए बोल रहा था, हे आखिरकार तुम ये अचानक क्या कर रहे हो? डैन फ्लिन बोलता है, आखिरकार मुझे शार्लेट के छोटे भाई से मिलने का मौका मिल गया। मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने स्किल्ड हो, उसके बाद हम जरूरी बात करेंगे। उसकी बातों को सुनकर क्रॉस सोच रहा था, सच में ये बहुत ही बड़ा सरदर्द है। डैन फ्लिन क्रॉस के ऊपर आगे अटैक करते हुए बोलता है, वैसे तुम कुछ बताना चाहते थे ना, तो फिर बोलो, मैं सुन रहा हूँ। यहाँ पर अब उसकी इस हरकत को देखने के बाद क्रॉस को भी गुस्सा आ चुका था। वो गुस्से में डैन फ्लिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अचानक से क्रॉस के ऐसे बिहेवियर को देखकर डैन फ्लिन घबराते हुए बोल रहा था, रुको, आखिर ये किस तरह की स्किल है? तुम तो फेलियर थे ना। क्रॉस बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं एक फेलियर हूँ, इसके बावजूद मैं हर दिन ट्रेनिंग करता हूँ। यहाँ पर डैन फ्लिन की स्वॉर्ड कांप रही थी क्योंकि वो क्रॉस के पावर को मैच नहीं कर पा रहा था। क्रॉस सोच रहा था कि यहाँ पर एक स्कॉलर के सीक्रेट टेक्निक को यूज करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन मुझे इसे एक बार समझाना होगा। वो बोलता है, तुम्हारा रिसर्च जिसके अंदर तुम कल्ट को न्यूट्रलाइज करने के बारे में सोच रहे हो, उसके अंदर तुम्हारी मदद करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रॉस की इस बात को सुनने के बाद डैन फ्लिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि आखिर उसे इस बारे में कैसे पता। वो पूछता है, क्या तुम एल्केमी के बारे में जानते हो? इसके अलावा आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्रॉस यहाँ पर थोड़ा सीरियस होता है और अपने पैरों में ओरा का यूज करने के बाद काफी स्पीड से डैन फ्लिन के ऊपर अटैक करता है। वो अटैक करते हुए बोल रहा था, दुनिया को डिस्ट्रॉय करने वाला इरोजन कल्ट, उस कल्ट को नलीफाई करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम ऐसे कल्ट को नलीफाई करने का तरीका निकाल सको। और मैं तुम जैसे फर्स्ट क्लास के एल्केमी के पास सिर्फ इसी वजह से आया था कि तुम उसका तरीका निकाल कर अपनी रिसर्च को प्रूव कर सको। मैं तुम्हारे रिसर्च के अंदर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास है कल्ट को चोरी करने की स्किल। इस स्किल को देखते हुए डैन फ्लिन सोच रहा था, रुको, ये तो बिना स्किल का फेलियर है ना, आखिरकार इसके पास ऐसी स्किल कहाँ से आई? लेकिन अगर क्रॉस की बात सच है, इसका मतलब मेरे पास एक परफेक्ट मौका है, मुझे सप्लाई या फिर डिमांड की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी के साथ मैं इस कल्ट को नलीफाई करने का तरीका भी निकाल सकता हूँ। वो बोलता है, क्रॉस आखिर मुझे तुम्हारे लिए बदले में क्या करना होगा? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊँ या फिर कुछ और? क्रॉस बोलता है, मैं फ्यूचर में काफी सारे कल्ट को एक्वायर करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसी मेडिसिन बनाओ जिससे मैं उन सभी को हटा सकूं। डैन फ्लिन बोलता है, क्या मेडिसिन बनाना? वो तो मेरी स्पेशलिटी है। यहाँ पर क्रॉस सोच रहा था कि सिर्फ और सिर्फ स्किल को चुराना काफी नहीं होगा, यहाँ तक कि अजरे स्काई जनरेशन जिसके पास काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल थे वो भी वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक पाए। तो फिर मुझ जैसा फेलियर, मेरे पास हर एक पॉसिबिलिटी को यूज करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं, वो मेडिसिन हो या फिर कुछ और। क्रॉस को देखते हुए डैन फ्लिन सोच रहा था कि मैंने सुना है इसकी मोटिवेशन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है शार्लेट से कंपेयर किए जाने की वजह से, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो सब पूरी तरह से सही नहीं थे। एक बहुत ही बड़ी जीनियस और एक सन की ये दोनों सिबलिंग सच में काफी बड़े जीनियस हैं। और हाँ, हमारा डैन फ्लिन एक ऐसा बंदा है जिसे लड़की हो या फिर लड़का उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक ही नजर से देखता है जो कि है हवस। वो